स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। साउथ सिटी पीसीएमबी पर हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के कोर लेक्चर्स यानी ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज। पूरे साल का कोर्स हम यहाँ आपके साथ करेंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस को लेकर। हम जेईई या नीट की तरफ नहीं भटक रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। क्लास 12th आईएससी बोर्ड को टारगेट कर रहे हैं। क्या सीबीएसई वाले नहीं पढ़ेंगे इसे या स्टेट बोर्ड नहीं पढ़ेंगे? नहीं, सीबीएसई वाले भी पढ़ेंगे, स्टेट बोर्ड भी पढ़ेंगे, लेकिन आईएससी वालों को कोई ध्यान नहीं रखता है, उनके लिए कोई स्पेशल लेक्चर्स नहीं देता है, क्योंकि सारे इंडिया में एनसीईआरटी पूरी तरह से फॉलो होती है। तो ये जो छोटा बोर्ड है, ये हर जगह आके बच्चे मारे जाते हैं। इनके लिए हम लेकर आए हैं आईएससी स्पेशल, और 10th आईसीएसई का तो बिल्कुल कोई कंटेंट अवेलेबल नहीं, हम आपको दे रहे हैं। फॉलो करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ये साउथ सिटी पीसीएमबी को, और साउथ सिटी पीसीएमबी को सब्सक्राइब करने के बाद आपको मिलेंगे लगातार पूरे साल आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस को लेकर लेक्चर सीरीज साथ में मिलेगा। जब हम आपको ये पढ़ाएंगे तो साथ में बताएंगे क्वेश्चंस कैसे लगाने, बोर्ड में क्वेश्चन कौन से आते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करवाएंगे, कैसे क्वेश्चन लिखे जाते हैं पेपर में, रिप्रेजेंटेशन कॉपी में कैसा होना चाहिए उस पर भी बात करेंगे। गेस्ट पेपर्स बनाएंगे और गेस्ट पेपर जो बनाएंगे वही पेपर में आएगा। फिलहाल क्लास 12 में रे ऑप्टिक्स चल रही है और आज लेक्चर नंबर 3 है और चर्चा होगी बेटा लेटरल डिस्प्लेसमेंट और शिफ्ट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट और शिफ्ट बेसिकली अगर मैं ठीक भाषा में बात करूं तो ये जो चर्चाएं हैं ये इस तरह से बोली जानी चाहिए कि ये एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन की तरह होगी। बचपन में आप लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन करके पढ़ा होगा, और जिसने एप्लीकेशन शब्द नहीं पढ़ा है उसने कॉन्सिक्वेंसेस करके पढ़ा होगा। हालांकि कॉन्सिक्वेंसेस शब्द ही सही है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन से क्या क्या लाइफ में हमें चेंजेस दिखाई देते हैं या फिर किस तरह के ऑब्जर्वेशन सामने आते हैं वो हम देखते हैं। एक चीज आपने देखी होगी, बेंडिंग ऑफ पेन इन वाटर। बढ़िया सी तस्वीर निकाली गई है, एक पेन डाला गया है। एक्चुअली पेन एक ही है, पर देखने में लग रहा है कि जैसे ये पेन यहाँ तक जा रहा है और उसके बाद ये पेन मुड़ गया। ये मुड़ा क्यों? इनकी पोजीशंस क्यों चेंज हो गई? जबकि इस पेन को तो सीधा जाना चाहिए था, वो नीचे क्यों आ गया? इन सब की इमेज, हर पॉइंट की इमेज थोड़ा थोड़ा नीचे झुक क्यों गई? ये क्यों झुक गई? रिफ्रैक्शन के कारण। इस रिफ्रैक्शन को कैसे समझेंगे? हम समझाएंगे, आप समझेंगे। चलिए इस पिक्चर का जरा रे डायग्राम बनाकर हम समझते हैं कि सीन क्या है। तो इसको तो छोड़ते हैं, डॉटेड लाइन बनाते हैं। लेट्स से कि हमारे पास कहीं कोई लिक्विड टाइप का मटेरियल है, पानी वानी है कुछ। अब इसको कंटेनर ही मानो, कंटेनर में एनक्लोज नहीं कर रहा हूँ, पर तुम समझना कि ये जो लिक्विड है डॉटेड में बना रहा हूँ, ये कंटेनर के अंदर स्टोर्ड है। तो ये एक और डॉटेड लाइन, अब एक और डॉटेड लाइन। आई होप इतना मोर देन सफिशिएंट है। मैंने एक रॉड ली, इसके अंदर से डुबो दी, तो लॉजिकली ये रॉड सीधी है, रियल रॉड। पानी के अंदर जाने से या इस लिक्विड के अंदर जाने से इस एक पॉइंट की इमेज हम बनाएंगे। इस एक पॉइंट की इमेज अगर ऊपर शिफ्ट होती है तो उसका मतलब उसके बगल वाले पॉइंट की भी इमेज ऊपर शिफ्ट होगी, और उसके बगल वाले की इमेज भी ऊपर शिफ्ट होगी, और उसके बगल वाले की इमेज भी ऊपर शिफ्ट होगी, एंड सेम फॉर ऑल। तो एक पॉइंट की इमेज बनाकर हम चेक करते हैं। हम कहते हैं यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चा n है, और क्योंकि बाहर की दुनिया एयर की है इस वजह से यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा। तो ये मटेरियल हमारे लिए डेंसर है, क्योंकि वाटर तो डेंसर है ही, और एयर जो है वो तो सर्वथा रेयरर ही है। अब वैक्यूम से कंपेयर ना करो तो एयर सबसे रेयर है। देखिए बच्चा, हम यहाँ आपसे कह रहे हैं कि इसमें एक रे निकाली है यहाँ से जो परपेंडिकुलर टू सरफेस जा रही है। तो आपने परपेंडिकुलर टू सरफेस जाने वाली रे बना दी। अब जो रे परपेंडिकुलर टू सरफेस जा रही होगी, कॉमन सेंस है, उसमें कोई डेविएशन नहीं आएगा, वो सीधी चली जाएगी। देयर आफ्टर आप एक रे ऐसे निकालिए, जो रे ऐसे निकली उसमें आप पाएंगे कि एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो रिफ्रैक्ट होने वाली है। और रिफ्रैक्शन को तो तुम जानते ही हो, रिफ्रैक्शन कहता है कि रे जो है वो अगर डेंसर से रेयरर में जा रही है तो डेंसर से रेयरर जाने का अर्थ होता है कि वो रे
अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, तो ये रे मुड़ गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब ये रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ी तो फिर हम इसे देख तो पाएंगे नहीं, तो हम इसे बैक प्रोड्यूस करके सोचते हैं कि जैसे जहां भी इस रे ने कट किया ये लोकेशन, दिस इज द लोकेशन ऑफ द इमेज, जहां कट कर रही है ये हमारी इमेज बन रही है। अब वो क्या रहा है, जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है इसकी इमेज शिफ्ट हो गई है यहाँ पर, इतनी ऊपर दिखाई दे रही है। इसी तरह बगल वाले की इमेज थोड़ी ऊपर उठेगी, इसी तरह बगल वाले की इमेज थोड़ी ऊपर उठेगी, इसी तरह और बगल वाले की भी उठेगी। तो हम जो देख पाते हैं वो क्या होता है, ये। तो ये इमेज है। पेन या रॉड की इमेज है। तो हम क्या देख रहे हैं, एक्चुअली पेन ऐसे है, पर रिफ्रैक्शन की वजह से हर पॉइंट थोड़ा थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो गया है। लेट मी शो यू, थोड़ा सा अलग दिखाते हैं। ये वाला पॉइंट देखो इतना शिफ्ट हुआ, ये पॉइंट 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 इतना शिफ्ट हुआ, थोड़ा थोड़ा सारे पॉइंट शिफ्ट हुए, तो हर पॉइंट की इमेज थोड़ी थोड़ी ऊपर बनती गई। एंड यू सी कि ये सारे के सारे कबाड़ी लोग यहाँ पर एक शानदार इमेज बना रहे हैं। और पेन एक्चुअली यहाँ था, ऊपर तो हवा थी तो रिफ्रैक्शन का कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन जैसे ही पानी के अंदर गया तो रिफ्रैक्शन की वजह से उसकी इमेज यहाँ बनने लगी। तो आधा पेन तो सीधा दिख रहा है और आधा पेन टेढ़ा दिख रहा है। ये अपरेंट बेंडिंग हो गई किसकी, पेन में। रॉड भी इसी तरह टेढ़ी दिखाई देती है। तो ये जिस भी तरह के अपरेंट लोकेशंस हैं हमारे इमेज के, ये सब रिफ्रैक्शन की वजह से। इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट केस पेपर में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन के साथ उनके न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल सेशन हम लोग अलग करेंगे, उनके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे और खूब सारे न्यूमेरिकल करेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पर बातें करते हैं। इनमें से जो दो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं, एक है बेटा हमारे लिए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। क्या है बेटा, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ध्यान देना बेटे, मैं पहले तो तुम्हें रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की फोटो दिखाऊंगा और उसके बाद मैं तुमको रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बनाकर दिखाऊंगा ताकि रे डायग्राम कैसे बनता है वो तुम्हें पता चल जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की पिक्चर देखो, ये। अब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है क्या चीज, कुछ नहीं, एक ग्लास स्लैब मानो, इस तरह से ऊपर वाली सरफेस पे रे पड़ रही है और फिर वो नीचे वाली सरफेस से निकल जा रही है और तुम इस सरफेस से देखकर ऑब्जर्व कर रहे हो। तो तुम क्या ऑब्जर्व करोगे, तुम्हें एक रेक्टेंगल दिखाई देगा। रेक्टेंगल का रेक्टेंगल से नहीं, बेसिक बात ये है कि दो सरफेसेस जिन पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस, ये पैरेलल होनी चाहिए। ये थिकनेस है स्लैब की, थिकनेस का मतलब ये थिकनेस, तो यहाँ देखो वीडियो में ये थिकनेस। तो हम जो बनाते हैं वो फेस बनाते हैं जो हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जिसे हम देख रहे होते हैं, तो वो ये बना लिया। इंसिडेंट रे आ रही है, रिफ्रैक्ट हो जा रही है और उसके बाद ये रे इमर्ज हो जा रही है हमारी ग्लास स्लैब से, और जो रे इमर्ज हो जाएगी उसे इमर्जेंट रे बोलेंगे। ये इमर्जेंस का एंगल होगा, ये इंसिडेंस का एंगल होगा, ये रिफ्रैक्शन के एंगल्स कहलाएंगे। अच्छा, इसके बाद क्या है, ध्यान से देखना, ये वाली रे जो इंसिडेंट है और जो इमर्जेंट है, इनके बीच की जो दूरी ये कहलाती है लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब ये कैसे बनता है, क्या होता है, लॉजिक मैंने तुमको बताया कि हम क्या देखने जा रहे हैं, उसमें क्या और कैसे दिखाई देता है वो अब आपको 1 मिनट में यहाँ दिखाता हूँ। देखिए, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ऊपर ले लेते हैं, है ना, हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब क्या है, हम तो वही ग्लास स्लैब ही जानते हैं और उस ग्लास स्लैब को जिस साइड से हम देख रहे हैं वो रेक्टेंगुलर है। और रेक्टेंगुलर होने का अर्थ ये कि ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस आपस में पैरेलल हैं, जिन दो सरफेसेस से रिफ्रैक्शन कराना है। अब इस पर्टिकुलर सेक्शन जिससे हम इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे t बोल रहे हैं और t बेसिकली रिफर कर रहा है थिकनेस ऑफ द स्लैब को। तो हम यहाँ पे इसको बोल देते हैं बेटा क्या, थिकनेस ऑफ द स्लैब, थिकनेस। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n मान लेते हैं, ध्यान रखिएगा।
और जो भी प्रूविंग करेंगे वो ये सोच कर करेंगे कि स्लैब के ऊपर की तरफ भी एयर है और नीचे की तरफ भी एयर है। एयर ना भी हो तो ऊपर का मीडियम और नीचे का मीडियम सेम होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट। रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, वो यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, क्या हो रहा है ध्यान से देखना। एक रे आ रही है जो ओब्लिक इंसिडेंस कर रही है, ध्यान से देखो, एक रे आ रही है जो ओब्लिक इंसिडेंस कर रही है। अब जो रे आ रही है वो रे वैसे तो सीधे जानी चाहिए, ये हम एक्सपेक्टेड पाथ बना रहे हैं। दिस इज नॉट द रियल पाथ ऑफ द रे बट द एक्सपेक्टेड पाथ। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे को तो यही जाना था, लेकिन तुम देख पा रहे हो कि रे जो है वो पहले सरफेस की बाउंड्री पर टकरा गई। जो यहाँ टकरा गया उसने कहा कि मेरा तो रिफ्रैक्शन हो गया, क्योंकि हम एयर से कहाँ चले गए, ग्लास के अंदर। और जब ऐसा होगा तो दुनिया ये जानती है कि जब भी कभी रिफ्रैक्शन होना होता है तो हम क्या बना लेते हैं बेटा, एक नॉर्मल, एंड वी ड्रॉ नॉर्मल। और थोड़ा सा इस नॉर्मल को एक्सटेंड कर लेते हैं, काम की चीज़ है, थोड़ा सा इज्जत होनी चाहिए इस नॉर्मल की, ये तो हम इसका नाम देते हैं बेटा एन, ये नॉर्मल। अब जो हमारी रे है वो तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं, क्योंकि रेयर से डेंसर एयर से ग्लास में जा रही है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल से मोड़ दीजिए। एक और बार आपने पाया कि हमारी रे रिफ्रैक्ट होने वाली है, क्योंकि अब फिर से बाउंड्री आ गई तो डेंसर से रेयर मीडियम जाने वाली, फिर से हमें नॉर्मल बनाना पड़ेगा, अगेन ड्रॉ नॉर्मल। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि नॉर्मल जो है वो बहुत सोच समझ के बनाना है, नॉर्मल में गड़बड़ी नहीं करनी है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा पतला कर लेना नॉर्मल को, काफी गंदा हो गया वो। हाँ, ये अच्छा लग रहा है, बगल वाले के जैसा है। दोनों नॉर्मल्स की सेहत जरा बराबर होनी चाहिए, तो वो सेहत बराबर करिए। ये एन डैश है, तो लॉजिकली अब जो हमारी रे है उससे तो अब बाहर जाना है। कहाँ जाना है बाहर? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि डेंसर से रेयर में आया है। हम ऐसा पाते हैं कि ये जो इंसिडेंट पाथ है, इंसिडेंट रे, सर वहां तो कोई रे नहीं है, आपने जानबूझकर वो पाथ बनाया है, तो इंसिडेंट रे का पाथ और रिफ्रैक्टेड या इमर्जेंट रे का पाथ ये आपस में एक दूसरे के साथ पैरेलल हो जाते हैं। पैरेलल क्यों होते हैं? क्योंकि पहली बार में जितना अंदर बेंडिंग होती है दूसरी बार में उतना ही बाहर बेंडिंग होती है। वो क्यों होता है, हम सबका लॉजिक 2-2 मिनट में हम लोग खेलते चलेंगे। सबसे पहले इसे देखो, ये क्या है, ये इंसिडेंट रे, तो नाम डालते चलो इंसिडेंट रे। दुनिया वाले तुमसे पूछें कि ये कौन है, तुम कहोगे रिफ्रैक्टेड रे, तो है भी भाई वो। और कोई तुमसे पूछे कि ये क्या है, तो क्योंकि वो रॉड से बाहर निकल रही है तो इसे बोला जाता है इमर्जेंट रे, ठीक है। ये क्या है, कलर चेंज करते हैं, ये क्या है बेटा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है बेटा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या है बेटा, इसे भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही बोलते हैं इस केस में, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट वाली सरफेस में रिफ्रैक्शन का एंगल है और सेकंड वाली सरफेस में ये इंसिडेंस का एंगल। और रिवर्सिबिलिटी का लॉ तो हमें पता ही है कि अगर I से आ रही तो R पे जाएगी, और अगर R से आ रही है तो लॉजिकली इसे I पर ही जाना है, तो E की वैल्यू I के बराबर होती है। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें लिख लेना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस आपस में बराबर होते हैं। ये कमाल दो चीजों से हुआ कि ऊपर वाली सरफेस नीचे वाली सरफेस पैरेलल हुई और ऊपर का मीडियम और नीचे का मीडियम सेम हुआ। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन होल्ड नहीं होगी तो ये रेस पैरेलल नहीं होगी, I और E बराबर नहीं होंगे। अब तुम खुद सोच लो, I और E अगर बराबर है तो ये दोनों रेज आपस में पैरेलल है, क्या बात है। हाँ, अब जब I और E बराबर और ये रेज पैरेलल, तो इनके बीच की जो परपेंडिकुलर दूरी है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच की जो परपेंडिकुलर दूरी है, ये परपेंडिकुलर दूरी को हम लोग नाम देते हैं D। और D का एक बढ़िया सा नाम है जिसे बोला जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और आप किताबों में जैसे जैसे किताबें बदलेंगे तो कई किताबों में से लेटरल शिफ्ट भी लिखा जाता है। तो चाहे आप लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलें और चाहे लेटरल शिफ्ट बोलें, सब एक ही बात है। साहब ये D निकालना हमारा बड़ा धर्म है कि D कैसे निकाला जाए। तो D निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो इमर्जेंस वाला पॉइंट है यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं, यहाँ ये परपेंडिकुलर, यहाँ ये परपेंडिकुलर, ये D। तो ये रहा तुम्हारे लिए D। तुम बिंदु रखो, A पॉइंट रखो,
इस पॉइंट का नाम बी रखो, इसको सी नाम दो और इसे डी नाम दो, एंड वी हैव गॉट सम ट्रायंगल्स। तुम देखना बेटा ट्रायंगल कौन सा है। सबसे पहले हम कहते हैं ट्रायंगल ए बी सी की चर्चा करो। ट्रायंगल ए बी सी देखना कौन सा है, ट्रायंगल ये ट्रायंगल देखना, ये ए बी सी सी ए बी बी सी सी ए, ये ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में एंगल है आर, तो मैं यूज करता हूं बच्चा क्या, कॉस आर। कॉस आर क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, थीटा के पास वाला ये हिस्सा बेस है, और ये रहा हमारा 90 डिग्री, तो 90 के सामने AC हाइपोटेन्यूज, और कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होगा, बेस अपॉन कॉस आर। तकलीफ की कोई बात नहीं, मैं ये जानता हूं कि जो ये थिकनेस ऑफ द स्लैब है, अगर तुम इसको देखो तो ये तो बिल्कुल AB के बराबर है, यानी कि इस AB को इस थिकनेस से रिप्लेस कर सकते हैं। AC की वैल्यू बन गई बेटा T अपॉन कॉस आर। कुछ किताबें इसे अपॉन में कॉस आर लिखना पसंद नहीं करती, इसलिए इसे सेक आर लिख देती हैं। मेरे हिसाब से सब कुछ इक्विवेलेंट है, कोई परेशानी की बात नहीं, आप चाहे कॉस में लिखें चाहे सेक में लिखें, सब बढ़िया। इसके बाद क्या करें, इसके बाद आप एक और ट्रायंगल है, ट्रायंगल देखना ACD, देखना ACCD DA, ACCD DA, ये ट्रायंगल, तो हम इसमें लिखते हैं ट्रायंगल ACD। ACD ट्रायंगल में क्या है वो बहुत गौर से देखना। अगर मैं इस इंसिडेंट रे को देखूं तो आगे चल के डॉटेड होती चली जाती है, और ये नॉर्मल को देखूं तो नीचे आ जाता है। तो ये जो पूरा का पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल, ये इस एंगल के साथ वर्टिकली ऑपोजिट है, और ये तो एंगल I है, तो इसका मतलब पूरा एंगल कितना है, I के बराबर। और दुनिया वाले अगर इसे I बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये हिस्सा जो है वो I माइनस R बन गया, क्योंकि ये और ये पूरा वर्टिकल ऑपोजिट है। तो अगर ये है I तो ये पूरा क्या है बेटा, I, और अगर ये पूरा I है उसमें से हमने माना है कि ये R है, बाय डेफिनेशन वो R है, तो बचा हुआ कितना है, I माइनस R। मैं इसमें साइन थीटा लगाता हूं, साइन I माइनस R। अब साइन I माइनस R का क्या मतलब, साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा के सामने ये पीला वाला परपेंडिकुलर है, और 90 के सामने ये AC हाइपोटेन्यूज है, तो पीला वाला तो D है भाई, हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट पिक्चर में आ गया, और हाइपोटेन्यूज जो है बेटा वो AC है। तो लॉजिकली लेटरल डिस्प्लेसमेंट की जो फॉर्मूला है वो बन गया AC टाइम्स साइन ऑफ I माइनस R, पर AC का फॉर्मूला तो ऊपर निकाल कर आए, और वो कितना है बेटा, T अपॉन cos R इंटू साइन I माइनस R। दुनिया वाले इसे दूसरे शब्दों में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं T साइन I माइनस R इंटू सेक R। ये आ गया तुम्हारे लेटरल डिस्प्लेसमेंट का एक बहुत ही शानदार, सुंदर, प्यारा, अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछा जा सकता है। दो तीन तरह से चीजें पूछते हैं। व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में अगर कोई एक इमर्जेंट रे है और इंसिडेंट रे है तो उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाती है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट। डायग्राम बनाने को आता है, इनकी लेबलिंग करने को आती है कि कौन थिकनेस है, कौन I है, कौन R है, कौन R है, कौन E है, E I के बराबर होगा, किस प्रिंसिपल से होगा, ये लिखने के लिए आता है। तो आप प्रिंसिपल भी लिख लीजिएगा कि रिवर्सिबिलिटी वाला प्रिंसिपल जो है ये काम कर रहा है। देख लीजिएगा इसे, रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल काम कर रहा है। देयर आफ्टर डेरिवेशन पूछी जाती है। ये जो डेरिवेशन वाला पार्ट है ना बच्चों, ये डेरिवेशन का पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 नंबर में आता है, ये पूरा डायग्राम भी 2 नंबर में आता है, तो कर लीजिए इसे, खेल खत्म। अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है, क्या, मैं आपको अगले पेज पे कहीं बताता हूँ। लेटरल डिस्प्लेसमेंट का अगर तुम फॉर्मूला देखोगे ना तो बड़े खास तुम्हें समझ में आएगा कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लिखा हुआ है T अपॉन cos R और साइन ऑफ I माइनस R। ये तो तुमको कुछ फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं जिन पर D डिपेंड करता है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं फैक्टर्स ऑन विच लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स। बहुत ध्यान से देखो, पहला फैक्टर है थिकनेस ऑफ द स्लैब, वो तो डायरेक्टली दिखाई दे रहा है। दूसरा फैक्टर है एंगल ऑफ इंसिडेंस,
वो यहाँ साइन आई के अंदर आ रहा है। और तीसरा फैक्टर बच्चों को फॉर्मूले में देख के लगता है कि सर आर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मत लिखना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसलिए नहीं क्योंकि स्नेल्स लॉ बताता है कि अगर आर की वैल्यू को चेंज करना है तो तुम्हें आई की वैल्यू को बदलना पड़ेगा। अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बदलेंगे तो करस्पॉन्डिंगली आर अपने आप बदल जाएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेंगे तो भी आर बदल जाएगा। इसका मतलब आर अपने आप में इंडिपेंडेंट फैक्टर नहीं है, आर डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे और आई पर। ये दो फैक्टर्स का इफेक्ट है आर, तो मतलब आर इंडिपेंडेंट फैक्टर नहीं है। और यहाँ पर जब रीजन लिख रहे होंगे, फैक्टर्स लिख रहे होंगे, तो हम इंडिपेंडेंट फैक्टर लिखना चाहते हैं। आर के दो फैक्टर्स हैं, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमने अपने मन से एंगल ऑफ इंसिडेंस तो यहाँ मेंशन ही कर रखा है, तो जो दूसरी चीज बचती है वो क्या है बेटा, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो यहाँ पर तीसरा फैक्टर आता है। इन तीन फैक्टर्स पर हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। और ये सवाल इस पूरे सेगमेंट में डेरिवेशन और डायग्राम के इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है। किन पर ये चीज डिपेंड करती है। खेला खत्म, पैसा चलो, आजा आगे देखो क्या कहानी होती है। आप शब्द दिखाएं। मान लो कि कोई स्लैब है ग्लास की वगैरह, या कोई लिक्विड है। लिक्विड का इसलिए कि पानी का एग्जांपल जो है वो डेली लाइफ में दिखता है। ये लिक्विड। अब इस लिक्विड में क्या किया, कहीं पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ये ऑब्जेक्ट, और ये एयर है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। ये इंटरफेस है और इसी को x बराबर 0 मान रहे हैं। x बराबर 0 मानने का मतलब है कि कहा जा रहा है कि इस इंटरफेस से ही सारी दूरियों को नापना है। अगर इस इंटरफेस से सारी दूरियों को नापना है, अर्थात कि अगर सरफेस से ऑब्जेक्ट तक अंदर घुस जाएंगे तो ये जो दूरी होगी इसे हम बोलेंगे बेटा रियल डेप्थ। क्या बोलेंगे, रियल डेप्थ। इसे d से रिप्रेजेंट करेंगे, d फॉर रियल डेप्थ। ठीक, अब क्या होगा, अब इससे कुछ रेज वेज निकाली जाएंगी, इमेज बनाई जाएगी, मजा आएगी। देखो भैया, यहां से एक रे तो सीधे निकाल दो, जिसमें कोई बेंडिंग नहीं करानी, ये परपेंडिकुलर रे जाएगी, बेंडिंग का कोई सवाल नहीं उठता। एक रे ओब्लिक निकालो, ओब्लिक मतलब टेढ़ी मेढ़ी। अब ये जो टेढ़ी मेढ़ी रे जा रही है, इस टेढ़ी मेढ़ी रे को देखो तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। अब इस परपेंडिकुलर का कलर चेंज कर दे तो मान लो हम पीला बना देते हैं। अब ये रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। जब ये रे बेटा अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी तो ये मुड़ जाएगी। मुड़ने के बाद आपको फील आएगा कि यार ये रे तो हमें मिली ही नहीं, क्योंकि ये रे हमारी आंखों में एंटर करेगी ही नहीं। क्यों नहीं करेगी, उसका लॉजिक भी है। अबे एक रे यहाँ है, एक रे यहाँ है, तो क्या इतनी बड़ी तुम्हारी आंखें तो तुम इसे देख पाओगे? और इतनी बड़ी आंखें भी होगी तो वो छोटे वाले पार्ट में तो घुसेंगी नहीं रेस। ये तो सिर्फ बड़ा डायग्राम बनाकर आपको साफ साफ दिखाया जा रहा है। आपकी आंखों में सिर्फ वो रेस घुसती हैं जो रेस बहुत करीब होती हैं, क्लोज होती हैं, और उन रेस को बोलते हैं पैरेक्सियल रेस। और रेस अगर पैरेक्सियल है तो जो एंगल्स बनते हैं वो छोटे होते हैं। क्या करें, बैक प्रोड्यूस करें। बैक प्रोड्यूस करने के बाद जब तुम इन्हें देखोगे तो तुम पाओगे कि यहाँ पर ये इमेज बन गई, और जहां अब इमेज बन गई बाबू, बस यही हमें ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। नीचे वाला ऑब्जेक्ट यहाँ दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ ही निकल कर आया कि हम अगर ये इतना हिस्सा देख रहे हैं तो ये डी प्राइम है, और डी प्राइम का अर्थ जो होगा वो होगा एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ क्या होती है? एपरेंट डेप्थ ये कि जहां हमें ऑब्जेक्ट की इमेज दिख रही है, अर्थात हमें जहां महसूस हो रहा है कि ऑब्जेक्ट वहां है। तो अगर मैं इस डी में से डी प्राइम को घटा दूं तो यही चीज तो मेरी शिफ्ट है। इतना ही तो ऑब्जेक्ट शिफ्ट हुआ हमारे लिए, यहां से लेके यहां तक ही तो ऑब्जेक्ट शिफ्ट हुआ। तो डी में से डी प्राइम घटाएंगे तो क्या आएगा, शिफ्ट। डी तो हम कैलकुलेट मतलब मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। डी प्राइम को नाप नहीं सकते, उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो शिफ्ट निकालने के लिए डी प्राइम को नापना है। डी प्राइम को कैसे नापे, वो अब सारा खेल है। तो इस खेल को पहचानिए, देखिए, सीखिए। ये रहा आपका कोई एंगल जिसे कहा गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। लॉजिकली ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर ये आई है तो बेटा ऑल्टरनेट के हिसाब से ये भी आई ही बना, और अगर ये आर है तो क्योंकि इसे बैक प्रोड्यूस किया है इस वजह से करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी आर बना। अब आप इस बिंदु को ए नाम दीजिए,
इस बिंदु को B नाम दीजिए। यू विल सी कि ट्रायंगल मिल गया मुझे। कौन सा? AOB। कौन सा ट्रायंगल देखना? AOB। ये AOB, ये ट्रायंगल दिखा। हम इसमें जानबूझकर बेटा इस्तेमाल करते हैं tan i। क्या इस्तेमाल करते हैं? tan i। और tan i का मतलब होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की जगह मेरे बच्चे आप AB लिखोगे और बेस की जगह AO लिखोगे। तो बच्चे जैसे ही AO लिखते हैं वो खुश हो जाते हैं कि AO में तो हमको रियल डेप्थ मिल गई। इसी तरह से एक और ट्रायंगल देखेंगे बेटा, AIB। AIB क्या है? AIB ये और इसमें हम इस्तेमाल करते हैं बेटा tan r। और tan r का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि हमारे लिए बन गया AB अपॉन AI। और जैसे ही बच्चा AI देखता है वो चीखता है कि सर हमें तो एपरेंट डेप्थ मिल गई। तो ये दो चीजें हो गई। अब हम क्या कहते हैं कि देखो बहुत ध्यान से इस पूरे डायग्राम को। इस पूरे डायग्राम में रेस इतना ज्यादा डाइवर्ज कर रही है कि तुम्हारी रियल छोटी सी आंखें, इतनी तो बड़ी आंखें होती हैं तुम्हारी यार, क्या तुम्हारी आंखें इतनी गेंडी है जितना हमने बनाया है? नहीं, आंखें तो इतनी बड़ी, उसमें से भी छोटे से पार्ट मेरे अंदर जा रही। तो लॉजिकली इतनी डाइवर्स रेस तुम्हारी आंखों में जा नहीं सकती, और क्योंकि रेस तुम्हारी आंखों में नहीं जाएंगी तो ये दिखाई नहीं देगा, और अगर दिखाई नहीं देगा तो ऑप्टिक्स का आएगी। इसका मतलब सारे केसेस पढ़ने ही सिर्फ वो वाले हैं जिनमें हमें इमेज दिखाई देती। तो अगर ये B पॉइंट A के बहुत क्लोज ना हो, बिल्कुल पास से रेस ना निकले, तो हमारी आंखों में नहीं घुस पाएंगी। जब ये रेस हमारी आंखों में एंटर नहीं करेंगी तो हमें दिखाई क्या देगा? हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब बनाने के लिए, आपको समझाने के लिए द डायग्राम्स आर वेरी लार्ज इन स्केल और उन्हें बहुत डाइवर्जिंग दिखाया जाता है, बट रियलिटी में जो रेस हमें दिखती हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब होती हैं, पास होती हैं। तो हम कहते हैं कि अगर B पॉइंट A के बहुत पास होगा तो इसका मतलब ये कि B अगर यहां बन गया तो ये रे तो सीधी बन जाएगी, तो I और R दोनों बहुत छोटे हो जाएंगे। तो यहां क्लॉज लगाते हैं, टू सी द इमेज I and R must be very small। बहुत छोटे होने चाहिए, I और R बहुत छोटे होने चाहिए। अगर ये बहुत छोटे हैं तो जिंदगी खुश। अच्छा, अगर जिंदगी खुश है तो फिर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन देखो। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है? लास्ट क्लास में भी किया हमने। वो कहता है कि अगर ऐसा हो जाए कि थीटा इज स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा है, 1 2 3 डिग्री इतना छोटा है, तो थीटा की वैल्यू tan थीटा के बराबर, और बच्चा tan थीटा की वैल्यू sin थीटा के बराबर मन मुताबिक एक्सचेंज कर सकते हो। मतलब चाहो तो tan थीटा लिखो, चाहो तो थीटा लिखो, और चाहो तो sin थीटा लिखो, सब बराबर। सब बराबर? हाँ, सब बराबर। यानी इस tan i को मैं अपनी मर्जी से, क्या सर sin i लिख सकता हूं? हाँ लिख सकते हो। ये बना AB अपॉन D। क्या मैं इस tan r को सर अपनी मर्जी से sin r लिख सकता हूं? हाँ लिख सकते हो। क्या बना? AB अपॉन D प्राइम। डिवाइड लगा दो दोनों को। जब तुम इन दोनों को डिवाइड लगाओगे, मैं ऊपर लिख रहा हूं, साइड में भी लिख सकता हूं पर वो जगह सही। तो मेरे लिए आंसर आ रहा होगा बेटा sin i होल डिवाइडेड बाय sin ऑफ r। पर तुम यहां देखो, AB से AB निपट लेगा और हमारा आंसर आएगा D प्राइम अपॉन D। sin i बाय sin r, सर ये तो स्नेल्स लॉ है, और स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला होता है n2 अपॉन n1। और n2 अपॉन n1 में ध्यान देना कि ये हमारे लिए n2 है। n2 का मतलब वो मीडियम जहां रे जा रही है, और n1 का मतलब वो मीडियम जहां से रे आ रही है। तो n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ऊपर, n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n नीचे, D प्राइम बाय D। अब यहां से आपको दिखाई देगा, इसी को देखना कि D प्राइम की वैल्यू क्या निकली? D अपॉन n। अरे वाह, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा, अपेरेंट डेप्थ उतनी कम। यानी जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ऑब्जेक्ट की इमेज उतनी ही ऊपर नजर आएगी, और जितनी ये ऊपर नजर आएगी शिफ्ट उतनी ज्यादा नजर आएगी। तो जरा हम शिफ्ट का फॉर्मूला निकालते हैं। शिफ्ट कहलाता है D माइनस D प्राइम। जरा D को D रहने दो और D प्राइम को D बाय n लिख दो। तो ऐसा मेरा मानना है कि ये जो चीज है वो बन गई D, और फिर ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाय n। क्या बात है, शिफ्ट का फॉर्मूला है फाइनल। बोर्ड में 3 नंबर की डेरिवेशन आती है और 2-2 नंबर में इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं शिफ्ट के। रियल डेप्थ दे देते हैं, कहते हैं कि एक कागज रखा है नीचे, उसके ऊपर 4 सेंटीमीटर मोटी ग्लास की स्लैब रखी है, दिस होल लिक्विड कॉलम इज ग्लास स्लैब, ये मान लो, कन्वर्ट कर दिया उसको, मतलब तो मेरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बन गया, और कह रहा है कि बताओ शिफ्ट कितनी होगी। लगा शिफ्ट?
कहेगा बताओ अपेरेंट डेप्थ कितनी होगी, लगा फॉर्मूला। तो 2-2 नंबर में न्यूमेरिकल और 3 नंबर में डेरिवेशन खूब जम के आती है पेपर में। तो मेरे हिसाब से इस डायग्राम का बनना, इस डायग्राम से कैलकुलेशन करना और लेबलिंग करना और आंसर निकालना मैंने डिटेल में सिखाया है, आपको आसानी से समझ आया होगा। 2 कॉन्सेप्ट आपके आज के बहुत इंपॉर्टेंट थे जो पेपर में 2-2 नंबर के आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसे सीख लीजिए। अगर आपने कहीं भी स्किप किया है दोबारा वीडियो लगा कर देखिए, एक बार में समझ में आ जाएगा, मजा आ जाएगी। पावर पैक लेक्चर्स इसी तरह हम आपके पास लेके आते रहेंगे। आज 2 कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुए, आज का एजेंडा कंप्लीट, एजेंडा कंप्लीट मतलब लेक्चर ओवर। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन एंड अगेन। हमें फॉलो करते रहिए, देखते रहिए, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, ग्रुप्स में शेयर करिए ताकि हमारी भी थोड़ी रीच बढ़े, हमारा थोड़ा एंथुसियाज्म बढ़े। दूसरा, हम आपको और अच्छे लेक्चर्स और पावर पैक लेक्चर्स लाके देते रहेंगे। कोई बकवास वाली बात नहीं है। कुल मिला के जैसे लेक्चर शुरू होगा पावर पैक पढ़ाई चालू होगी और चीज जान से आपको लेक्चर उड़ेल कर दिया जाएगा। खूब सारा ज्ञान मिलेगा, वो मिलेगा जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ रहा है। बोर्ड एग्जामिनेशंस में जो कोर्स आता है वो हम आपको पढ़ा रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और शानदार टॉपिक्स के साथ, नए कॉन्सेप्ट्स डील करेंगे आपसे, प्रॉब्लम्स करेंगे। टिल देन थैंक यू।